या इसका दूसरा पहलू ये कि बुद्ध ने अपनी सारी साधना सनातनी की, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने एक नया धर्म बनाया, बुद्धिज्म। तो क्या बुद्ध ने वो बिलीव नहीं किया जो उन्होंने परसीव किया? तो कौन सी चीज़ होती है सर, जो हम बिलीव करते हैं वो परसीव करते हैं, जो परसीव करते हैं वही बिलीव करते हैं? दोनों बातें हैं भाई। कई बार हम जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम वही देखते हैं जो हमारे विश्वास के अनुकूल होता है, क्योंकि हमारे देखने का नज़रिया भी वैसा बन जाता है, फिर हमें वही चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन जो पहला सवाल आपका है ना, जहाँ तक परसेप्शन की लिमिट्स की बात है, अगर हम कहें कि जो दिखता है वही अंतिम सत्य है, जो जैसे चारवाक ने कहा, चारवाक इससे फंस भी जाते हैं। जो दिखता है अगर वो अंतिम सत्य है, क्योंकि चारवाक बाकी कोई प्रमाण मानते ही नहीं, वो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। आप ये बताएं कि प्रत्यक्ष के हिसाब से पृथ्वी गोल दिखती है, चपटे दिखती है? चपटे दिखती है। पृथ्वी चक्कर काट रही है या सूर्य चक्कर काट रहा है? सूर्य काट रहा है। अगर आप किसी जादूगर के चक्कर में पड़ गए, मैंने कई बार जादूगरों से मतलब मुलाकात तो ज़्यादा नहीं, लेकिन देखा, कोई शो देखा। एक बार तो मैं अड़ गया कि इसके आज पोल खोल के रहूंगा। सोचिए, एकदम ज़मीन पे बैठा है, चादर बिछा रखी है और चादर के नीचे कुछ नहीं है, एकदम ज़मीन है, उस पर चादर बिछाई मेरे सामने। फिर उसने कुछ हाथ डाला अंदर, अंदर से कबूतर निकाल दिया और मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, पलक भी नहीं झपका रहा था कि इसको पकड़ लूंगा आज मैं किसी तरह से। अच्छा, वो भी देख रहा था इस भाव को मेरे। उसने कबूतर निकाला, बोला आप चौंक गए? मैंने कहा हाँ चौंक गया। फिर मेरे मजे लेने के लिए 5 और निकाल लिए कबूतर उसने उसी के अंदर से। अब मैं जानता हूं कि ये ट्रिक है, पर मेरी आंखें, मेरी प्रत्यक्ष क्षमताएं पकड़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष क्षमताएं भी तो सीमित होती है ना। आप कोई जादू देखेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे आप भी। तो प्रत्यक्ष को अंतिम प्रमाण मानने में खतरा सिर्फ ये है कि प्रत्यक्ष करने वाला कितना जागरूक है, कितनी ट्रिक्स समझ पाता है। जितने जादूगर हैं सब ट्रिक्स करते हैं, पर हम नहीं पकड़ पाते हैं। मेंटलिज्म आजकल एक नया खेल है। ऐसे लोग मिलेंगे, वो आपका पासवर्ड या आपके दिमाग में क्या चल रहा है बोल के बता देंगे, स्पेलिंग बता देंगे। ये ट्रिक है। वो आपकी आंखों के झपकने के भाव से, चेहरे के मूवमेंट से इतनी रिसर्च कर चुके हैं कि हर चेहरे के मूवमेंट के लिए एक लेटर या एक नंबर उन्होंने डिकोड कर रखा है, उससे पहचान जाएंगे। तो प्रत्यक्ष करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए केवल अपने प्रत्यक्ष पे भरोसा मत कीजिए। हमसे समझदार लोगों के प्रत्यक्ष हमसे बेहतर हो सकते हैं, इस पर भी भरोसा होना चाहिए। बाकी जो पुनर्जन्म की बात है, वो जब पुनर्जन्म पे बात करेंगे तो देखेंगे। इसमें सुपर नेचुरल पावर्स की बात तो एक जगह है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो संकेत करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ध्यान रखो, जब हम कहते हैं पुनर्जन्म हो सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आत्मा ही पुनर्जन्म हो रहा होगा। पुनर्जन्म के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो साबित कर रहे हैं, केवल एक बात साबित कर रहे हैं कि इस छोटे से बच्चे को कुछ ऐसी जानकारियां पता हैं जो आज से कुछ साल पहले एक मरे हुए व्यक्ति के पास थी, किसी और के पास थी नहीं। प्रश्न केवल इतना है कि वो इंफॉर्मेशन इसके पास कहां से आई, और वो इंफॉर्मेशन इसके पास आने के बहुत सारे विकल्पों में से एक है कि पुनर्जन्म हुआ हो। यह भी तो हो सकता है कि एंटेंगलमेंट हो, इंफॉर्मेशन पहुंच गई हो। तो पुनर्जन्म एक हाइपोथेसिस है कि ये इंफॉर्मेशन जो किसी और तरीके से नहीं पहुंच सकती है, शायद इस तरीके से पहुंची हो। बात करेंगे, इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए पुनर्जन्म पे, उनकी बात करेंगे। सर, मेरा नाम शक्ति है और मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे हमने इतने सारे पढ़े, फिलोसफर पढ़े, समझे, तो इसमें सर शरीर को हम जड़ मान रहे हैं और मन को चेतन। हाँ। तो किस फिलॉसफी को हम पढ़ें? मैं पढ़ने के संदर्भ में जानना चाह रही हूँ कि जिसमें कि हम ये समझ पाएँ कि शरीर और जड़ जो चेतना है उसका बैलेंस क्या है, या इस विषय में अगर हम पढ़ना चाहें किस फिलॉसफर को पढ़ें? मैं क्या चीज़ जो अब तक बता रहा हूँ उसमें ना, शरीर तो शरीर है ही सर, वो तो भौतिक है ही। जो मन है उसको लेके डाउट है। कुछ लोग मानते हैं कि मन छठी इंद्रिय है और चेतना उससे भी अलग है। आत्मा और मन भारतीय दर्शन में एक नहीं माना गया है, अलग अलग माना गया है। भारतीय दर्शन बहुत बारीक है इस मामले में। पश्चिम में जनरली एक ही वर्ड है माइंड, उसी में सब निपट जाता है। भारत में आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, प्रज्ञा अलग है, मन अलग है। आत्मा के अंदर चेतना है, सब चीजें हैं। जो मन है, मन को मानते हैं आंतरिक इंद्रिय जिससे भावनाओं का प्रत्यक्ष होता है। चारवाक भी मानते हैं इस चीज को कि भावनाओं का प्रत्यक्ष होता है। तो मन जरूरी नहीं है कि आत्मा की तरह हम माने, उसको छठी इंद्रिय के रूप में माना जाता है।
कौन सा दर्शन आप पढ़ें ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दरअसल आप चाह रही हैं कि एक क्लैरिटी बन जाए, और क्लैरिटी है नहीं। सबके अपने अपने थॉट्स हैं। कोई एक ऐसा दर्शन जिसको पढ़ के आपकी सारी जिज्ञासाएं ठीक से शांत हो जाएं, है नहीं। फिर एक तरीका ये है कि आप बारी बारी सबको पढ़ें, फिर अपना एक निष्कर्ष निकालें, और उसके लिए आप चाहें तो मैं कुछ किताबें बता सकता हूँ आपको, नहीं तो हफ्ते हफ्ते सुनते रहिए, शायद इसी से कुछ निकल जाए रास्ते। ये करीब मुझे लगता है कि 100 के आसपास चर्चाएं होंगी, तब जाके चीज़ें मुकम्मल हो पाएंगी। अभी तो ट्रेलर है, शुरुआत हुई है, अभी तो चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी। सर, जैसे कि हम दर्शन पढ़ते हैं तो इतने सारे लोगों के थॉट्स रहते हैं, और हर थिंकर का थॉट्स को दूसरा थिंकर चेंज कर देता है, हाँ। या हर साइंटिस्ट का दूसरा चेंज कर देता है। और जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि किसी चीज़ का निष्कर्ष नहीं आ पाता, तो इस वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो बेचैन हम रहते क्या मान लें कि कोई भी चीज़ शाश्वत सच नहीं होता? आपकी बेचैनी का मूल कारण ये है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं जिनका उत्तर किसी के पास है नहीं, और हमें लगता है कि उत्तर मिल जाए, बस जो भी मिल जाए, और सारे धर्म इसी पे चल रहे हैं। उनको जो उत्तर मिले हुए वो फाइनल उत्तर है नहीं, पर लोगों ने मान लिए कि फाइनल उत्तर है, उनका काम चल रहा है मजे से। पर क्योंकि उनको तो ये क्लास करनी नहीं है, उनको तो उस लेवल पे सोचना नहीं है, तो काम चल रहा है। अगर आप सोचेंगे और बहुत गहरे प्रश्नों के उत्तर चाहेंगे तो उत्तर शायद नहीं मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपको ना अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था जब मैं आपकी उम्र में था, मैं बड़ा बेचैन रहता था। दर्शन इसीलिए मैंने लिया भी था कि थोड़ी बेचैनी कम हो जाए, लेकिन उससे बढ़ी जाती है, कम नहीं होती है। आप चाह रहे हैं कि आंसर मिले, आंसर मिल ही नहीं रहा, हर आदमी का आंसर अलग आ रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब मुझे बेचैनी नहीं होती है, क्योंकि मैं धीरे धीरे अब उस मनस्थिति में आ गया हूं जहां मेरी जिद ही नहीं है कि मुझे फाइनल आंसर मिल जाए। अगर फाइनल आंसर नहीं है तो यही फाइनल आंसर है कि फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर नहीं है, इसको फाइनल आंसर क्यों नहीं मान सकते? मुझे नहीं पता, इससे बेचैनी है, तो मन में सोचो किसी को भी नहीं पता, और जो प्रॉब्लम सबको है वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो स्थिति है। तो इस जिद से बाहर निकल जाइए कि मुझे सब जान ही लेना है। इस जिद के भरोसे आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, नहीं तो बेचैन रहेंगे। तो जो चीज किसी को नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं सहज और ठीक व्यक्ति हूं, इतना पर्याप्त है। क्यों हम जिद करें कि उन प्रश्नों का उत्तर जान ही लेंगे जो जानने की स्थिति हमारी है ही नहीं? नहीं जान सकते भाई। अच्छा, ईश्वर है यानी इसका उत्तर मेरे ख्याल से अगर मिलेगा तो कम से कम 10-20 हजार साल के बाद मिलेगा, जब ब्रह्मांड को हम इतना जान चुके होंगे। जैसे एक दो चिंतकों ने कहा कि जब विज्ञान पूरे ब्रह्मांड को नाप लेगा तब शायद वो देख पाए कि इसको चलाने वाला कोई है या नहीं है, तब भी संभावना ही है। पता नहीं वो 10-20 हजार साल में भी हो ना हो, और तब तक कहीं परमाणु युद्ध हुआ, काम खत्म। उसके बाद फिर 2-4 बज के फिर वो पत्थर भाला लेके शुरू हुए, फिर कई हजार साल के बाद जाके विज्ञान का विकास हुआ। तो और ज्यादा लोड नहीं लेना भाई फिलॉसफी में ना, जो चीज मैं नहीं जान सकता हूं मैं नहीं जान सकता हूं, क्या टेंशन लेनी है, जितना है उससे काम चलाइए फिलहाल। और जिज्ञासा है तो प्रयास में रहिए, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं आप भी रहिए उसमें, ठीक? हाँ बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम हिना है और मेरा प्रश्न है कि कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हमें स्वप्न के थ्रू हो जाता है, तो वो भविष्य में घटना होने वाली है इसलिए हमें आभास होता है, या फिर वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है? ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ ने इस बारे में विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों को सपने में नहीं, जीते जागते भी ऐसा होता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा पहले आभास होने लगता है, बहुत क्लियर कट होने लगता है, और वैसा हो भी जाता है 2 दिन के बाद। ये क्यों होता है, इसको लेके बड़ी खतरनाक खतरनाक कुछ मान्यताएं हैं। अगर हम मान लें कि उन्हें सच में पहले पता लग जाता है तो ये कितना खतरनाक है, आप समझ रही हैं? जैसे अगर आप देख लें कि 2 दिन बाद मुझे कुछ होने वाला, मान लीजिए, और सच में हो गया, इसका मतलब है कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है पहले से तय था, और इसका मतलब है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उससे कुछ नहीं हो रहा, तय पहले से है। और यदि पहले से तय है तो ये डिटर्मिनिज्म है, और इसका मतलब फ्री विल या संकल्प स्वतंत्र है ही नहीं। हम कुछ नहीं करते, पहले से तय है।
पहले से तय ना हो तो कैसे दिखेगा? इसमें बड़ी चिंता की बात है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो पहले से दिखने वाला मामला है ये इंट्यूटिव लेवल की रीजनिंग है और कुछ नहीं है। रीजनिंग के 2 लेवल्स हैं। एक लेवल हुआ है जब हम दिमाग लगाते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये होगा, वो होगा, ये कॉन्शियस रीजनिंग है। एक होती है सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पर होने वाली इंट्यूटिव रीजनिंग। वो भी रीजनिंग है पर आपके इंट्यूशन के लेवल पे चल रही है और आपको पता नहीं है कि आप रीजनिंग कर रहे हैं, और आपको आपकी चिंताओं की वजह से, भय की वजह से, असुरक्षाओं की वजह से कुछ कुछ बुरी चीजें दिख रही हैं, सपनों की वजह से कुछ अच्छी चीजें दिख रही हैं। उनमें से कुछ सही साबित हो गई, जो गलत साबित हुई उनको अपने सैंपल में लिया नहीं, जो सही साबित हुई उनको सैंपल मान के आपने मान लिया कि मुझे पूर्व ज्ञान हो गया था, फॉर नॉलेज हो गई थी। ये सैंपलिंग मिस्टेक भी कई बार होती है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ बुरा होगा। 100 का रास्ता काटा बिल्ली ने, बुरा एक के साथ हुआ। 99 के सैंपल को हम काउंट नहीं करेंगे, उस एक को काउंट करेंगे, और इससे ये धारणा और गहरी हो जाएगी कि बिल्ली के रास्ता काटने से दिन खराब हो जाता है। क्योंकि मनुष्य इतना ताकतवर है, अगर बिल्ली उसका दिन खराब कर सकती है तो फिर मनुष्य क्या करेगा उसका सोचिए। क्योंकि हम सैंपलिंग में क्या करते हैं कि कुछ सैंपल्स को ज्यादा वेटेज देते हैं, बहुत सारे सैंपल्स को वेटेज नहीं देते हैं, और ऐसे इंट्यूटिव रीजनिंग होती रहती है। तो ड्रीम की बात किस दिन करेंगे, जब करेंगे तो विस्तार में समझेंगे इसके बारे में। थैंक यू सर। ठीक है, बैठिए। एक आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए। हाँ। सर मेरा नाम प्रबल है सर। एक क्यूरियोसिटी बहुत लंबे समय से सर चल रही है, आज अच्छा मौका है अच्छा, कि सर समाज में 3 तरीके की धारणाएं बनी हुई हैं। पहली धारणा ये है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं उनका कहना ये है, जैसे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, लगभग सिमिलरिटी है कि आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अधिकांशतः अपना कंसंट्रेशन कर लें, ज़्यादातर उस चीज़ के बारे में सोचें। ये धारणा ये कहती है कि लगभग सोचने से आपको सब प्राप्त हो रहा है, एक मोटा मोटा जो निष्कर्ष निकाला जाए। दूसरी धारणा जो हमारे समाज में लगभग जनरली सब मानते हैं कि कर्म प्रधान है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तीसरी धारणा ये है कि जो भी आज दुनिया में जो लोग हैं कुछ भी अचीव किए हैं, अगर उनका इंटरव्यू सुना जाए या उनसे व्यक्तिगत, मैंने कई लोगों के इंटरव्यू देखे जो बहुत ज़्यादा सफल हैं आज, उनसे अगर ये पूछा जाए तो वो ये बताते हैं कि जो आज हम हैं वास्तव में हम वो बनना ही नहीं चाहते थे, अच्छा, लेकिन जीवन में हम वो बन गए। तो क्या चीज़ सही है, कर्म प्रधान है या सब किस्मत से होता है या सोचने से ही सब कुछ होता है? सर ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मतलब आपके सवाल का मसला ये है कि हमारी सफलताएं विफलताएं किस्मत से होती हैं या हमारी मेहनत से, कर्म से होती हैं, या हमारे चाहने से होती हैं। जी। इसका उत्तर देने से पहले एक वाक्य आपको समझाता हूँ। हमारी अधिकांश समस्याओं की वजह हमारा चिंतन का तरीका है, और चिंतन का मूल तरीका क्या है? हम चीज़ों के बीच में अथवा लगा के सोचते हैं जहां और लगा के सोचना चाहिए। इससे बात समझ नहीं आई होगी। अधिकांश, एक किताब में वह पढ़ रहा था आज से करीब 10 साल पहले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी में एक बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं, आलोचक हैं, उनके बारे में किताब थी। एक प्रश्न था, यूपीएससी में खूब आता था, मैं पढ़ाता था, पहले एग्जाम देते हुए परेशान रहता था उस प्रश्न को लेके, कि उनके निबंध जो हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं या साहित्यिक हैं। इस प्रश्न का उत्तर कई किताबों में देखा, बहुत कंक्रीट नहीं मिलता था, बेचैनी रहती थी कि यार समझ नहीं आ रहा। फिर एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में आई, मुश्किल से 50 पेज की होगी। मैंने उसमें वो लेख पढ़ा और उस लेख में उत्तर तो मिल गया, साथ में एक चीज़ और मिल गई जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। उसमें लिखा था कि समस्या ये है कि जब 2 चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि चीज़ या तो ये है या वो है। शुक्ल जी के निबंध मनोवैज्ञानिक या साहित्यिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक हैं। मुझे लगा कि बताओ यार, इतना भारी पत्थर दिमाग पे रखा हुआ था, पत्थर ही हट गया, और हमेशा के लिए हट गया उसके बाद से। हमारा जीवन केवल कर्म से चलेगा या केवल भाग्य से चलेगा? क्यों भाई, कर्म और भाग्य क्यों नहीं हो सकता? हमारा प्रयास, हमारा इरादा और हमारा भाग्य क्यों नहीं हो सकता? तीनों हो सकते हैं। मैं भाग्यवादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर आप दर्शन की बहुत गहराई में जाएंगे, या दर्शन में ना भी जाए, सामान्य जीवन में देखें, तो आपको मानना पड़ेगा कि हम सबके जीवन का बड़ा हिस्सा उन संयोगों पर टिका हुआ है जो हमने पैदा नहीं किए थे। सबसे बड़ा संयोग, आप कौन से परिवार में पैदा हुए, उससे बड़ा संयोग कह सकते हैं कि आप स्वस्थ पैदा हुए या विकलांग पैदा हुए। ये तो आपके हाथ में नहीं है, आपने तय नहीं किया था।
अब कोई बच्चा जन्म से ही मान लीजिए नहीं देख पा रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कर्म करो, कर्म से कुछ भी हो सकता है, इरादा ठान लो, उसने ठान लिया कि देखना है मुझे। विज्ञान में कोई युक्ति है नहीं, जिंदगी भर प्रयास कर रहा देखूं, नहीं देख पा रहा, तो इरादे से क्या हो गया, कर्मों से क्या हो गया, पहले ही उसकी स्थिति बंध गई है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, केवल इरादा पर्याप्त नहीं है, केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, संयोग की भूमिका भी है, इसको मानना चाहिए। और संयोग को मान लेने से ना बहुत दुविधाएं कम हो जाती हैं। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि संयोग की भूमिका कम से कम हो, इरादे और कर्म की भूमिका ज्यादा हो। दूसरों की विफलताओं को जज करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके संयोग भारी पड़े होंगे, वो हमसे छोटा नहीं है। अपनी सफलताओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संयोग भारी पड़ गए, वरना हमें तो 30 मार्क है नहीं। तो आदमी विनम्र रहता है। मतलब मैं तो एक साधारण सफलता के स्तर पे खड़ा व्यक्ति हूँ, कोई बहुत तोप मैंने काम नहीं किया ज़िंदगी में, लेकिन जब मुझसे कोई पूछता है, ऐसा होता है साल में 1-2 बार कोई पूछ लेता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, क्या है फार्मूला, मैं उसको पता क्या बोलता हूँ, तुक्का, यही फार्मूला है, तुक्के लगते गए बस। उन तुक्कों में आदमी सोचता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे संयोग आपके पक्ष में घटे होते हैं। आप उन संयोगों को जीरो करके सारा श्रेय खुद ले लेना चाहेंगे तो कैसी बात बनेगी। तो सबका कॉम्बिनेशन है भाई, और मैं तो मध्य मार्गी आदमी हूं। मैं मानता हूं कि जीवन बीच में है, कोने में है ही नहीं। तो संयोग, कर्म और इरादा, इनका बैलेंस है, इनके मिक्सिंग से जीवन बनता है, ना कि किसी एक से बनता है। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं, और अगली बार अगर आप आएंगे, मुझे उम्मीद कम है, लेकिन अगर आप आते हैं अगली बार भी कफन हाथ में लेके, सर पे बांध के, तो फिर कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।